वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 को पिछले कुछ एक वीडियो से पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम था रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उस टॉपिक में अभी हम लोगों ने लास्ट 5 वीडियो से जो टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है उसका नाम था मूल अवधारणा एवं विलयनों की सांद्रता, मोल कॉन्सेप्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम इस टॉपिक को पिछले 5 वीडियो से पढ़ रहे हैं। मोल अवधारणा के मैंने फ्रेश 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। उन वीडियोस को आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उन सभी का इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं। अभी जो हम पिछले 2 वीडियो से जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है विलयनों की सांद्रता। हमने वीडियो में बताया था कि विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उस रिप्रेजेंटेशन में हम लोग डिटेल से पढ़ना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले भार भार संबंध को, भार भार संबंध में आपको हमने बताया था द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, ppm या अंश प्रति मिलियन क्या होता है, अंश प्रति मिलियन में सांद्रता क्या होती है, अंश प्रति विलयन में क्या सांद्रता होती है, और मोललता क्या होती है। यहाँ तक हम आपको 4 पार्ट पूरे डिटेल में समझा चुके थे। देखो, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये कंटेंट 11th क्लास के लिए तो एवरेज इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें 12th क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड हैं, और वहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा अगर आप इसको सही तरीके से नहीं सीखोगे। तो चाहे 11th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि ये टॉपिक पूरा का पूरा 12th क्लास से रिलेटेड है, और 12th क्लास का विलयन लेसन इन सब पर आधारित है। आज हम जिस सांद्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं वो भार भार संबंध में नेक्स्ट पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं मोल प्रभाज, जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, देखो, मोल प्रभाज को पढ़ने से पहले मैं एक सिंपल से एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसका आंसर दीजिएगा। ये हमारे पास एक सर्किल है, और इस सर्किल के हमने कुछ भाग कर दिए। सारे भाग बराबर हैं। थोड़ा सा अगर आपको बराबर ना लग रहा हो तो आप गिन लीजिए कितने भाग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सर्किल के हमने 8 भाग कर दिए, और हमने क्या काम किया, इसका एक भाग कलर कर दिया। चलो एक भाग और हमने कलर कर दिया, चलो एक भाग और कलर कर दिया। हमने इसके इस तरह से कुछ भागों में कलर भर दिया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि कलरफुल जो भाग जिनमें रंग भरा हुआ है उसका कितना भाग इस गोले में मौजूद है। तो आप बोलोगे कलर्ड पार्ट कितना है, तो आप बोलोगे 3 भाग में रंग भरा हुआ है, और टोटल भाग कितने थे, 8। तो जो कलर्ड पार्ट होगा वो क्या होगा, 3/8। और जो जिसमें कलर नहीं है, ठीक है, कलरलेस पार्ट कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 भाग ऐसे हैं जिसमें कलर नहीं है, और टोटल भाग कितने हैं, 8। मतलब 8 भागों में से 3 भाग में कलर है, और 8 भाग में से 5 भाग ऐसे हैं जिसमें कलर नहीं है। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट था, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। अब हम कुछ वैसी ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। ध्यान से समझना, मैं इसकी परिभाषा अभी 2 मिनट बाद लिख दूंगा, वो आपको समझ में आ जाएगी। हमारे पास एक विलयन है। आपको पता है विलयन में 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है विलेय, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और दूसरा होता है विलायक, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। हमारे पास जो विलेय है, मान लिया उसके मोल कितने हैं, Na, और या स्मॉल n मान लो, ठीक है। स्मॉल n क्या है,
विलेय के मोल स्मॉल है, आपको पता है जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय कहते हैं, इसलिए स्मॉल n मोल किसके हैं, विलेय के हैं, या कहें तो सॉल्यूट के हैं। और कैपिटल N किसके हैं, विलायक के हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि मोल प्रभाज को हम प्रदर्शित करते हैं इस तरह की चिन्ह से, जिसको हम पढ़ते हैं चाई। ठीक है, विलेय का मोल प्रभाज, तो यहाँ हमने लिखा चाई और नीचे लिख दिया सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब विलेय। तो विलेय का मोल प्रभाज होगा विलेय के मोल बटे कुल मोल। कुल मोल कितने हैं, स्मॉल n है विलेय के और कैपिटल N है विलायक के। तो चाई सॉल्यूट हो जाएगा या विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल N। ये फॉर्मूला निकल आया। अब हम आपसे बोले कि विलेय का मोल प्रभाज तो आपने निकाल लिया, चलो निकाल के बताओ विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा। विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, चाई सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब है विलायक। चाई सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सॉल्यूट को निकाला था तो हमने सॉल्यूट के मोल प्रभाज मोल को रखा था ऊपर, अब हम विलायक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो कैपिटल N अपॉन टोटल मोल, इस तरह से हमारा निकलेगा। तो आप बताओ ये चीज़ निकालना आ गई या नहीं आई, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर हम आपसे बोले मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, विलयन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोल तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, मोल प्रभाज को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय का मोल प्रभाज निकालते हैं और उसके बाद किसका निकालते हैं, विलायक का मोल प्रभाज निकालते हैं। विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या विलयन में बटे विलेय प्लस विलायक के कुल मोलों की संख्या। सूत्र भाषा में लिखिएगा, फिर लिखिएगा ये स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल N। और विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक के कुल मोलों की संख्या। तो इस तरह से हमारे ये दो सूत्र बन जाएंगे। तो आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो मैं इसी वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। अब देखो मॉडिफाई करके किस तरह लिख रहा हूँ उसको समझना। हमने सबसे पहले इक्वेशंस बना रहा हूँ मैं, चाई सॉल्यूट मतलब विलेय के मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल n बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चाई सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम जोड़ दें तो हम क्या देखेंगे, चाई सॉल्यूट प्लस चाई सॉल्वेंट, इनको जोड़ लीजिएगा, आप सॉल्व करके पाएंगे इसका आंसर कितना आएगा, 1। मतलब आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई विलयन है तो विलयन में विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का जो जोड़ होता है वह कितना आता है, हमेशा 1 आता है। मतलब अगर हमको विलेय के मोल प्रभाज पता हो तो विलायक का हम निकाल लेंगे 1 में से घटा करके। इस तरह से हम इन नतीजे पर पहुंचते हैं। अब देखो आपको ये भी पता है
कि जो मोल होते हैं, मोल की संख्या क्या होती है? पदार्थ का ग्राम में भार बटे अणु भार। पढ़ा हुआ है आपने, हमने आपको मोल पढ़ाया हुआ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे होंगे उनको ये चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। तो अब मैं यहाँ पर मोल का सूत्र लगाने वाला हूँ। तो आप बताओ इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? चाई सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश। m डैश इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम केवल m लिखेंगे तो वो मोललता से कोलैप्स कर जाएगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो मोललता तो नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार इस तरह से रखा है। स्मॉल w का मतलब है विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणु भार, और कैपिटल N का मतलब क्या हो जाएगा? विलायक का ग्राम में भार बटे विलायक का अणु भार। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी हम सवाल करेंगे तो आप देखोगे सवाल में विलेय के मोल और विलायक के मोल सीधे दिए हों तो बहुत अच्छी बात है, मगर मोल हमको दिए नहीं होते हैं, हमको दिए होते हैं ग्राम में मात्रा। ठीक है, तो मोल हमें बदलना पड़ता है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 सवालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कभी कभी इस इक्वेशन नंबर 1 की जगह हम इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ एक ही है, बस हमने यहाँ डायरेक्टली मोल लिखे हुए हैं और यहाँ पर मोल का सूत्र लिखा हुआ है ग्राम में भार बटे अणु भार। इसी तरह से अगर हम विलायक का सूत्र नंबर 2 जो हमें लिखा हुआ है, अगर हम इसको एक नए फॉर्मूले में बदलें तो आप बताओ एक नया फॉर्मूला हमें तैयार हो जाएगा। क्या बोलेंगे हम? चाई सॉल्वेंट बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल W अपॉन कैपिटल M डैश अपॉन स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M डैश। इस तरह से ये सूत्र हमारा बन के तैयार हो जाएगा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 5, और इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल करिए या इक्वेशन नंबर 5 इस्तेमाल करिए, एक ही चीज़ है। तो इस तरह से ये चीज़ कहलाती है मोल प्रभाज। देखो बेटा, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ज़्यादा लर्न करने की कोशिश मत करो, ठीक है? थोड़ा सा चीज़ों को व्यवहारिकता में समझो। कोई चीज़ों में, जैसे हमने बोला कि हमारे पास 8 गोले, मतलब एक गोले के 8 हिस्से कर दिए और हमने 3 गोलों पर कलर भर दिया, और हमने आपसे पूछा बताओ कलरफुल पार्ट कितना है, तो आपने कहा 3/8। हमने कहा कलरलेस पार्ट कितना है, तो आपने बोला 5/8। ये चीज़ तो समझ में आती है ना? ठीक वैसा ही यहाँ पर है। अब देखो वैसा ही यहाँ पर है, इसको आप ऐसे समझो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिटा करके एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? चलो, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप फटाफट आंसर दो उसका, जल्दी जल्दी आंसर दोगे। एक हमारे पास विलयन है, ये हमारे पास एक कोई विलयन है। इस विलयन में जो हमारे विलेय हैं, विलेय के कितने मोल मौजूद हैं? तो आपने कह दिया 2 मोल मौजूद हैं। और विलायक के कितने मोल मौजूद हैं? तो आपने कह दिया मान लो 3 मोल मौजूद हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? विलेय का मोल प्रभाज कितना होगा? तो आप तुरंत कहोगे विलेय का मोल प्रभाज हमको निकालना है, तो विलेय के मोल रखो ऊपर। विलेय के मोल कितने हैं? 2 बटे कुल मोल कितने हैं? 2 + 3। तो हमारा चाई सॉल्यूट कितना आ गया? तो आप बोलोगे 2/5। ये आंसर आ गया, विलेय के मोल प्रभाज निकल आए। अब हम इसी में पूछते कि विलायक के मोल प्रभाज बताओ। विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा? विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा? तो आप तुरंत कहोगे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो चाई सॉल्वेंट निकालना है। तो विलायक के मूल प्रभाज में पहले ऊपर किसके रखोगे? विलायक के मूल बटे कुल मूल कितने हैं? 2 + 3। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। तो विलायक के मूल प्रभाज कितने आ गए? 3/5। और विलेय के मूल प्रभाज कितने आ गए? 2/5। अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो हमारा ये फॉर्मूला भी प्रूफ हो जाएगा कि विलेय के मूल प्रभाज प्लस विलायक के मूल प्रभाज, इन दोनों का वैल्यू कितना होता है? जोड़ कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरीके का फॉर्मेट जो हमने आपको बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट अगर हम इसको रिवाइज़ करें तो हम क्या बोलेंगे? मूल प्रभाज क्या होता है? तो हम क्या बोलेंगे? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज अथवा विलायक के मूल प्रभाज तथा
कुल मोलों का जो अनुपात होता है उसे हम बोलते हैं मोल प्रभाज। अगर विलेय का ऊपर लेकर कुल से भाग दोगे तो कहलाएगा विलेय का मोल प्रभाज, और विलायक का मोल ऊपर लेकर के कुल से भाग दोगे तो वो कहलाएगा विलायक का मोल प्रभाज। ये छोटे छोटे फॉर्मूले सीधे जल्दी से बन जाते हैं। ये मोल है, और मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में मात्रा बटे अणुभार से। तो हम पहले इक्वेशन से 4 बना सकते हैं और दूसरे इक्वेशन से 5 बना सकते हैं। सवालों में पहला दूसरा इस्तेमाल करो या चौथा पांचवा इस्तेमाल करो, एक ही चीज़ है। कभी कभी हमें दोनों कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, विलेय प्लस विलायक के मूल प्रभाजों का जोड़ निकाल के देखते हैं, तो हम पाते हैं कि उनका जोड़ कितना आता है, 1 आता है। मतलब अगर हम एक विलेय का मूल प्रभाज निकाल लें तो विलायक का मूल प्रभाज कितना हो जाएगा, 1 में से माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम इस पर करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो आपको और भी बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। देखो ये है हमारा न्यूमेरिकल 6% W/W यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया एवं जल के मोल प्रभाजों की गणना करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये W/W आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमने आपको द्रव्यमान प्रतिशत बताया था 2 सांद्रता वाले पहले वीडियो में। उसमें आपको बताया था कि W/W क्या बताता है। पहले मैं उसी को लिखता हूँ। देखो हम क्या लिखेंगे, 6% W/W यूरिया विलयन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? यूरिया की मात्रा स्मॉल w, यूरिया विलेय है ना, स्मॉल w बराबर कितना है, 6 ग्राम। और यूरिया प्लस जल की मात्रा, मतलब विलेय और विलायक की जो टोटल मात्रा है वो कितनी है, 100 ग्राम। तो अगर हम बोलें कि जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा कितनी है, तो जल है विलायक, तो कैपिटल W बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 6 दैट इज़ 94 ग्राम। क्लियर है? अब देखो हमसे बोला गया है कि यूरिया का मोल प्रभाज निकालो और जल का मोल प्रभाज निकालो। तो आप बताओ, अगर हम बोलें कि हमें यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है तो चाई ऑफ यूरिया निकालना है, कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे यूरिया के मोल ऊपर रखो अपॉन यूरिया के मोल प्लस जल के मोल नीचे की तरफ रखो। ये सूत्र में अगर आपको ये वैल्यू मिल जाए तो आप फटाफट सॉल्व कर दोगे। मगर हमें मोल नहीं दिए हैं, हमें देखो यूरिया की मात्रा दी है ग्राम में, तो हम ये वाला सूत्र ना लगा करके, अभी भी हमने बताया ना कि हम नया सूत्र लगाएंगे, और उस नए सूत्र में हम क्या रखेंगे, ग्राम में मात्रा किसकी, यूरिया की। मैं बार बार यूरिया नहीं लिख रहा हूँ। स्मॉल w का मतलब है यूरिया, अपॉन स्मॉल m' का मतलब है यूरिया का अणुभार। स्मॉल w अपॉन स्मॉल m' प्लस कैपिटल W मतलब जल, और कैपिटल M' मतलब जल का अणुभार। अब आपको किसकी ज़रूरत है, यूरिया के अणुभार की और जल के अणुभार की। तो आप बताओ, यूरिया का सूत्र आप सभी को पता है। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 का अणुभार। यूरिया का अणुभार आप निकाल लेना। देखो कैसे निकालेंगे, कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन है। H कितने हैं, 4, 4H है, 1 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। N का होता है 14, H का होता है 1, C का होता है 12 और O का होता है 16। तो 2 × 14 प्लस 4 × 1 प्लस 1 × 12 प्लस 1 × 16, इनको आप जोड़ लीजिएगा तो 60 आएगा। मतलब हमारा यूरिया का जो अणुभार होता है वह कितना होता है, 60 होता है। अब हम बात कर लेते हैं जल का अणुभार। यहीं पे देखो, जल मतलब H2O, H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जल का निर्माण 2 H से हुआ है और 1 ऑक्सीजन से हुआ है। H का होता है 1, O का होता है 16
तो जोड़ेंगे तो 2 × 1 + 16 दैट इज कितना हो जाएगा 18। तो हमारा जो जल का अणुभार है वो कैपिटल M डैश कितना आया, कैपिटल M डैश कितना आया 18। और यूरिया का अणुभार स्मॉल m डैश कितना आया, स्मॉल m डैश बराबर कितना आया 60। अब हम इसमें मान रख देंगे तो चाई ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 6/60। 6 क्या है आप देख लो, यूरिया की मात्रा स्मॉल w कितना है 6 अपॉन यूरिया का अणुभार 60, 6/60 प्लस कैपिटल W कितना आया है 94 ग्राम और अणुभार कितना है 18। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें यूरिया का मोल प्रभाज मिलेगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6/60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, ये कितना हो जाएगा 0.1 और इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 0.10 कर लीजिए, 0.10 अपॉन 0.10 प्लस 5.22, इसको सॉल्व करेंगे तो चाई ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा 10 अपॉन, या ऐसा कर लीजिए 0.10 अपॉन 5.32 आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 10/532, इसको आप सॉल्व कर लेना तो ये निकल आएगा यूरिया का मोल प्रभाज। अब हमसे पूछा है जल का मोल प्रभाज, तो आप बताओ दो चीज़ें सब मिलकर बना है ना, यूरिया है और जल है। तो आपको अभी अभी क्या सिखाया है कि यूरिया का मोल प्रभाज मतलब विलेय का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज, इन दोनों का टोटल कितना होता है 1। तो आप बताओ जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 में से कितना घटा दो 10 - 532 घटा दोगे तो सॉल्व करने पर आएगा 522/532। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका मोल प्रभाज निकलेगा, किसका जल का मोल प्रभाज निकलेगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। यूरिया का मोल प्रभाज निकाल लिया, जल का मोल प्रभाज निकाल लिया। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चन है। मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर के सीधा मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लिया और उसको सॉल्व कर दिया। और छोटे छोटे क्वेश्चन आप किताब से करिएगा, आपको सब आ जाएंगे उसमें क्वेश्चन। जो भी मूल प्रभाज में बताने का पार्ट था वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो उसको करिएगा 10% ग्लूकोज, ठीक है। 10% की जगह आप लिख दीजिए यहाँ पे 18%, 18% W/W, 18% W/W ग्लूकोज विलयन, ग्लूकोज विलयन में आपको ग्लूकोज के मोल प्रभाज निकालने हैं और आपको निकालना है जल का मोल प्रभाज कितना होगा। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है कितना होता है C6H12O6, ये सूत्र होता है, जिसको नहीं पता हो उनको बता दिया। तो 18% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज के मोल प्रभाज एवं जल के मोल प्रभाज की गणना करो। मतलब यही क्वेश्चन है, यहाँ क्या लिखा है 18% W/W ग्लूकोज के जलीय विलयन में ग्लूकोज एवं जल के मोल प्रभाज की गणना करो, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र अगर किसी को नहीं आता हो तो हमने बता दिया C6H12O6 होता है। सेम फॉर्मेट पर क्वेश्चन करना है, आप क्वेश्चन को करिएगा और फिर जो भी आंसर आए वो आप हमें बताइएगा। तो इस तरीके से आप मोल प्रभाज के क्वेश्चंस को करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर हमने सीखा मोल प्रभाज। अब हम आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, उसमें आपको पढ़ना है द्रव्यमान प्रभाज, या जिसको हम बोलते हैं मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन क्या होता है, आइए बात करते हैं। देखो भार भार संबंध में हमारा छठवां टाइप है द्रव्यमान अंश, या जिसको बोलते हैं द्रव्यमान प्रभाज। सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए कि ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसका हम बिल्कुल भी उपयोग नहीं करेंगे। हम सबसे ज़्यादा उपयोग या तो मोललता का करते हैं या मोल प्रभाज का करते हैं। उपयोग सभी का है बट इसका सबसे कम उपयोग है। सबसे सिंपल है, देखो आप इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी हुई है आप 2 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। आप केवल इतना समझो कि हमारे पास कोई विलयन है, इस विलयन में 2 अवयव हैं, ठीक है। अवयव नंबर 1 और दूसरा है अवयव नंबर 2। अवयव का मतलब है जैसे जल और पानी, जल और शक्कर। तो शक्कर एक अवयव है और जल दूसरा अवयव है, ठीक है। ये जो अवयव है इसका द्रव्यमान है W1 और एक जो दूसरा अवयव है उसका द्रव्यमान है W2, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि अवयव
1 का अवयव 1 का, इसको 1 ना बोल करके हम ए और बी कह दे रहे हैं। एक अवयव है ए और दूसरा अवयव है वी। इसका वेट हो गया डब्ल्यू ए और इसका वेट हो गया डब्ल्यू बी। तो हम आपसे बोलें कि अवयव ए का द्रव्यमान अंश बताओ, द्रव्यमान अंश बताओ या कहो तो द्रव्यमान प्रभाज बताओ। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बराबर, सॉरी, द्रव्यमान अंश बराबर सूत्र हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन, मतलब अवयव जिसका द्रव्यमान अंश बताना उसका द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ये हो जाएगा अवयव ए का द्रव्यमान प्रभाज। और अगर हम बोलें कि अवयव बी का द्रव्यमान प्रभाज या द्रव्यमान अंश बताओ, तो सूत्र क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। मतलब कहने का हुआ, अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा में क्या बोलेंगे कि किसी विलयन, ये लिखा हुआ है, किसी मिश्रण के किसी अवयव का द्रव्यमान प्रभाज उस अवयव के द्रव्यमान और मिश्रण के कुल द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो जैसे अवयव ए का द्रव्यमान अंश निकालना है, द्रव्यमान प्रभाज निकालना है, तो ए का द्रव्यमान बटे जितना भी द्रव्यमान, जितने भी अवयव उसमें मौजूद हैं सभी के द्रव्यमानों को जोड़ लो, तो डिवाइड कर दो, उससे क्या निकलेगा, हमारा द्रव्यमान अंश निकलेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन और उस पर बेस्ड फॉर्मूला था। एक सवाल हम इस पर कर लेते हैं तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इस पर सवाल। देखो, द्रव्यमान अंश या द्रव्यमान प्रभाज पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा साइड शाइन करने की वजह से चमक रहा होगा, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, यदि अवयव ए के 50 ग्राम को, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, अवयव ए का द्रव्यमान डब्ल्यू ए बराबर कितना है, 50 ग्राम, को 40 ग्राम जल में विलय किया गया, तो हम लिखेंगे जल का द्रव्यमान, हम मान लेते हैं इसको, हम डब्ल्यू बी मान ले रहे हैं, ये कितना है 40 ग्राम में विलय किया गया। तो आपसे पूछा है अवयव ए तथा जल का द्रव्यमान प्रभाज ज्ञात करो, तो हम क्या लिखेंगे, अवयव ए का द्रव्यमान प्रभाज कितना होगा, तो हम बोलेंगे ए का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। बताओ ए का द्रव्यमान कितना है 50 और कुल द्रव्यमान कितना है 50 और 40 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5/9। ये हो जाएगा किसका, अवयव ए का द्रव्यमान प्रभाज। आपको जल का द्रव्यमान प्रभाज भी निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे जल का द्रव्यमान प्रभाज, जल का द्रव्यमान प्रभाज कितना हो जाएगा, जल का द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना है 40 और कुल द्रव्यमान कितना है 50 + 40 बराबर कितना हो जाएगा 4/9। तो ये हमारा हो जाएगा जल का द्रव्यमान प्रभाज कितना हो जाएगा 4/9। तो इस तरीके से हमें द्रव्यमान प्रभाज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने आपको 3 वीडियो में ये पूरी चीज़ें क्लियर करी हैं, सांद्रता से क्या होती है से लेकर के भार संबंध के 6 टाइप। अब इसके बाद जो हमें भार आयतन संबंध पढ़ना है या आयतन संबंध पढ़ना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इतनी चीज़ आप ध्यान से अच्छे से लिख करके कर लीजिए और किताब से और भी क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो तो आप करते ही हैं, साथ ही साथ आप और भी क्वेश्चन किया करिए, जिससे क्या होगा कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी और जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आप फ्लुएंसी के साथ, तेज़ी के साथ क्वेश्चन कर ले जाओगे। फिर आपको बता दिया हूँ ये 11 से ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th के लिए है, तो ये आपका बेस अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको 12th क्लास में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।